दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का अभिनंदन है और होप सो सब लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। और इस सेशन में हम आज के सेशन में आपसे बात करेंगे। पैडागोगी बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछी जा रही है, तो पैडागोगी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। ध्यान से समझ के करेंगे क्वेश्चंस को। और जो प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन किए थे उसके आगे हम लेकर चलेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कक्षा 2, क्योंकि मैंने शायद 22 क्वेश्चन करा दिए थे वहीं से लूंगा। कक्षा 2 का शिक्षक हल कराने के लिए छात्रों को व्यवकलन पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याएं देता है। विक्की के पास 10 टॉफियां हैं। वह अपनी बहन को 5 टॉफियां देता है। विक्की के पास अब कितनी टॉफियां हैं? इस प्रकार की समस्याएं निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? ये आपको बताना है। विस्तारण, पृथक्करण, दोहराव वाला योग या संयुक्तिकरण। तो देखिए, आपको बता दूं सवाल में क्या मतलब है, हालांकि आप आंसर दे सकते हैं। ये है हमारा विक्की और ये है हमारा उसकी बहन। ठीक है। विक्की के पास 10 टॉफियां हैं, उसने अपनी बहन को 5 दे दी। तो 10 में से 5 कम हो गई तो उसके पास 5 बची ना। तो उसने अपनी टॉफी में से अगर किसी को दिया, दैट इज पृथक्करण, यानी उसकी टॉफियां उससे अलग हो गई। उसने अपनी चीज को किसी दूसरे को दे दिया, दैट इज क्या होता है? पृथक्करण। इसके साथ साथ अगर ये इसकी बहन के पास 5 टॉफियां होती और वो विक्की को दे देती, तो विक्की के पास टॉफियां बढ़ जाती, 15 हो जाती, तो तब होता विस्तारण। विक्की के पास 10 टॉफियां हैं और उसकी बहन के पास 5 टॉफियां हैं। विक्की और उसकी बहन दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? जब वो दोनों को एक साथ जोड़ के बोलेगा तो संयुक्तिकरण। और रिपीटेड सम का मतलब होता है जब एक ही नंबर बार बार रिवाइज होता है, एक ही नंबर बार बार घूमता है। राइट ऑप्शन था पृथक्करण। एक और सवाल। निशांत ने एक सरल योग प्रश्न निम्नलिखित तरीके से हल किया, जैसे कि आपके सामने दिखाया गया। ये किस प्रकार की त्रुटि है? 49 में 85 को ऐड किया तो उसने 125 जोड़ के लिख दिया। ये गलत संक्रिया है, यह पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि है, गलत कलन विधि है, या मूलभूत तथ्य त्रुटि है? निशिता, निशांत, सॉल्व अ सिंपल योग क्वेश्चन इन द फॉलोइंग वे। तो इनमें से आपको कौन सा जवाब सही लगेगा? वो रॉन्ग ऑपरेशन उसने किया है, उसने रिक्लासिफिकेशन रीग्रुपिंग की एरर को अपनाया है, उसने गलत कलन विधि यानी रॉन्ग एल्गोरिथम को यूज किया है, या उसकी जो बेसिक एरर्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वही खराब है। तो देखते हैं आपके क्या जवाब है। तो आपने कहा बिल्कुल सही जवाब है एकदम, क्योंकि गलत संक्रिया का मतलब होता है रॉन्ग ऑपरेशन, यानी उसको प्लस करने के लिए कहा गया, उसने गुणा कर दिया या उसने जोड़ दिया या उसने घटा दिया। यानी जो ऑपरेशन करना चाहिए था उसको छोड़कर अगर वो कोई दूसरा ऑपरेशन लगा देता है तो वो गलत संक्रिया में आता है। पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि का मतलब होता है हासिल संबंधी त्रुटि, यानी बच्चा जब हासिल कैरी या बोरो लेने में दिक्कत करता है और उन सवालों को गलत कर देता है तो हासिल संबंधी गलती को पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि कहते हैं। अगर बच्चा पूरी एल्गोरिथम यानी स्टेप्स को चेंज कर देता है तो गलत करण विधि। और बेसिक एरर है जब बालक बेसिक ऑपरेशन में प्लस माइनस गुणा यानी पहाड़ा इनको नहीं पढ़ पाता है, या एक प्रश्न में मल्टीपल एरर्स करता है, तो उसको हम गलत यानी बेसिक एरर कहते हैं। जैसे यहाँ उसने देखा 9 और 5 14 होते हैं, गलत जोड़ दिया, उसने 5 लिख दिया, और 8 और 4 12 लिख दिया, हासिल को भी नहीं जोड़ा, है ना। तो उसने दोनों गलतियां एक साथ कर दी, तो कौन सी एरर होगी? मूलभूत तथ्य की त्रुटि, यानी बेसिक एरर या फंडामेंटल एरर भी इसको हम कह सकते हैं। एक और सवाल। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? 333, 444, 44 से 4444। एक डिजिट है, वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड है, नेचुरल नंबर है। इनमें से वो कौन सी डिजिट होगी? देखो, आप सभी जानते हैं 3 और 4 की अगर मैं बात करता हूं तो 3 और 4 का आप क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल फाइंड करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। जैसे ये वाला कट जाएगा 3 से, ये वाला भी 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 से नहीं कटेगा, और 4 चौक 16 ये भी नहीं कटेगा, तो दो नहीं कटेंगे। अब 4 से चेक कर लो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? संख्या के अंतिम दो अंक 4 से कटने चाहिए। अब 33 तो 4 से नहीं कटता और 44 4 से कट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यू कैन नॉर्मलाइज दीज थिंग्स, यू कैन नॉर्मलाइज द क्वेश्चन एंड यू कैन गेट द आंसर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नॉट डी। श्वेता, इट्स बी नॉट डी। ओके, क्योंकि 444 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, जबकि ये नंबर 4 से तो डिविजिबल है, 3 से नहीं कटेगा। क्लियर है?
एक और, अंकिता 56 को 506 के रूप में और 25 को 205 के रूप में लिखती है, और किस प्रकार शिक्षक उसकी सहायता कर सकते हैं। अंकिता ने स्थानीय मान की अवधारणा को ठीक से नहीं समझा है। अंकिता ने अभी तक 100 तक गिनती नहीं सीखा है। अंकिता को लगता है कि वह कभी भी गणित का अध्ययन नहीं कर पा सकती। अंकिता एक लापरवाह लड़की है, वह कभी भी अध्ययन की ओर ध्यान नहीं देती है। तो इनमें से देखते हैं, इनमें से आप कौन से सवाल को, कौन से प्रश्न के जवाब को सही समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब बालक कोई ऐसी गलती करता है कि जहां पर उसको लगे कि जीरो का वो सही यूज नहीं कर रहा है, जैसे 56 में से जीरो को खा गया, 506 लिख दिया, या 506 लिखते समय 506 बोला, वो जीरो को काट गया उसमें से। तो जब बच्चा ऐसी गलती करता है, पूजा बहुत दिनों बाद आई है कैसी हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्थानीय मान की गलती, यानी उसके स्थानीय मान की संकल्पना गलत है। तो टीचर उसे स्थानीय मान समझा सकता है, सिखा सकता है और बता सकता है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल इसलिए मैंने कल पढ़ाए थे, इनमें से 5-6 सवाल, वो इसलिए मैं दोबारा से ले रहा हूँ सवालों को, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इनको यहाँ पर लिया जा रहा है। जब मार्बल या मनका आदि की सहायता से विशाल को पढ़ाया जाता है, तब वह अच्छी तरह से पाठ को समझता है। उसे मार्बल का उपयोग कर पूर्णावर्त घटाव की तरह विभाजन करना पढ़ाया गया है। तो विशाल को क्या है, डिसलेक्सिया है, विशाल को गणन विकार है, विशाल गतिपरक यानी काइनेस्टिक बच्चा है, या बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है। इनमें से क्या जवाब चाहेंगे आप, कि अगर जब मार्बल और मनका की सहायता से विशाल को पढ़ाया जाता है, तब वह अच्छी तरह से पाठ को समझ लेता है। और ये मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। एक बच्चे दृश्यात्मक होते हैं, एक बच्चे श्रव्यात्मक होते हैं, और एक बच्चे होते हैं गतिपरक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विजुअल, इसको बोलते हैं ऑडिबल, और इसको बोलते हैं काइनेटिस्टिक। तो बच्चा कैसा है, राइट ऑप्शन ये बी है यहाँ पर, है ना। इसको आप ए ऐसे मान लो, ए बी सी, अभी ठीक है ना, मैं ऐसे लिखता हूँ, सर गलत हो गया। तो ये क्या है, ये गतिपरक बच्चा है। अब इस दृश्य वाले बच्चे कैसे होते हैं, दृश्य वाले बच्चे सिर्फ चीजों को देख कर ही समझ लेते हैं और पहचान लेते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं और नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि बच्चा चार्ट देखता है, मॉडल देखता है, या कोई ग्राफ देखकर प्रेडिक्ट करता है, वो सब क्या दृश्यात्मक में आता है। श्रव्यात्मक जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अधिकांश एग्जाम्पल उसका क्या है कि वो जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं। जब बच्चा जोर जोर से बोल के पढ़ता है, तो आपने कई बार नोट भी किया होगा, आपके चारों ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जो बोल कर पढ़ते हैं, याद करते हैं बोलकर। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें सुनना पसंद है। जब वो बोलते हैं तो वो कान से सुनते हैं और देन वो समझते हैं। लेकिन गतिपरक बच्चा क्या होता है, जिसको काइनेथिस्टिक बच्चा कहा जाता है। काइनेथिस्टिक बच्चे वो होते हैं जो चीजों को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब तक वो चीजों को छूते नहीं है, यानी उनका स्पर्श नहीं करते हैं, तब तक उन्हें वो चीज समझ में नहीं आती है। तो ऐसे बच्चे जो मूर्त वस्तुओं को छूकर स्पर्श करके समझते हैं, उन बच्चों को काइनेथिस्टिक बच्चा कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन था सी, यानी सही का, सभी का एकदम करेक्ट आंसर जिन्होंने सीखा है, दैट्स गुड। एक और सवाल, मानसिक गणित नहीं है, इनमें से कौन सा मेंटल मैथमेटिक्स नहीं है। तार्किक रूप से सोचना, छात्रों की समझ का स्तर बढ़ाना, गैर आनंददायक और छात्र मानसिक गणित करने का मजा पसंद करते हैं, और मूलभूत गणितीय संकल्पनाओं को स्मरण करना, और सारणी रटंत रूप में जानना। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है, ये आपको बताना है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का, क्या होगा सही जवाब। देखो, मानसिक गणित मेंटल मैथमेटिक्स में हम बच्चे को जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं, वो मेंटल मैथमेटिक्स यानी मानसिक गणित होता है, जिसमें बच्चे की क्या करता है, उसका नेचर कैसा होता है, तार्किक। तो तार्किक रूप से सोचना ही सिखाया जाता है मानसिक गणित में, एकदम सही बात है। स्तर को बढ़ाना बिल्कुल सही बात है। आनंददायक और छात्र मान, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप उसको आनंददायक एक्टिविटी में पढ़ाएंगे तो बालक मानसिक रूप से गणित करने का मजा पसंद करते। जैसे कि आपको कोई चीज समझाई जाए बेसिक से, आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी अगर ट्रिक बता दी जाए तो आप उसको, आपको आनंद आता है, आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी होता है मानसिक गणित में, क्योंकि ट्रिक का जन्म जो हो तार्किक रूप से दिया जाता है। लेकिन एनसीएफ साफ साफ मना करता है कि रटना मना है, स्मरण मरना है। आपको रटन यानी रूट लर्निंग प्रोहिबिटेड है, आपको मेमोराइज करना प्रोहिबिटेड है। आपको जो भी समझना है, तार्किक का मतलब होता है कंसेप्चुअल समझना, ना कि रट के समझना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसमें ये मानसिक गणित का पार्ट नहीं माना जाएगा। ओके, एक और, कक्षा 3 के छात्र को गुणन पढ़ाने के विभिन्न प्रयोग नीचे दिए गए हैं।
लेकिन वो अनुक्रमिक क्रम में नहीं है। चरणों को सही क्रम का चयन करके करें। क्या करें? समीकरण का उपयोग करके बार बार योग, उदाहरण के लिए 6 + 6 + 6 = 18। पहाड़ों का उपयोग करके दो एकल अंकों की गुणन, बार बार योग के संक्षिप्त रूप से गुणन, उदाहरण के लिए 6 + 6 + 6 = 6 × 3 = 18। कहानी के माध्यम से बार बार योग को पढ़ना। मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए इज CBDA, ऑप्शन बी इज DABC, ऑप्शन सी इज BCDA, ऑप्शन डी इज DCBA। दीज आर 4 ऑप्शंस। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर। इनमें से कौन सा सही क्रम होगा? यू हैव टू आइडेंटिफाई, इनको क्रम में लगाना है, कौन सा क्रम से। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपको सीटेट में आ रहे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि वहां पर आपको पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा और यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड थिंक लॉजिकली। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं जवाब क्या है। तो आपको बता दें, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट जवाब है। क्योंकि सबसे पहले जब बच्चों को आप सिखाते हैं तो वो कहानी के माध्यम से उनको चीजें पढ़ाई जाती है। पहला स्टेप होता है कहानी के माध्यम से। उसके बाद वह बार बार जोड़ने के रूप में गुणन को पढ़ता है, जिसको बोलते हैं रिपीटेड सम। यही है रिपीटेड सम, कहते हैं ना दोहराव वाला योग, वो यही है कि 6 + 6 + 6 को 3 बार जोड़ो या 6 की गुणा 3 बार कर दो तो 18 आता है। दूसरे नंबर पर वो इसको पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर वो पढ़ते हैं पहाड़ों का उपयोग करके गुणन को करना। चौथे नंबर पर पढ़ते हैं समीकरण। देखो, अगर इसमें से मैं समीकरण हटा दूं ना, इक्वेशन हटा दूं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। लेकिन क्योंकि समीकरण का उपयोग लिखा है, तो समीकरण जो है कक्षा 3 के बच्चे के लिए सबसे लास्ट में सिखाई जाती है, पहले इक्वेशन नहीं सिखा सकते। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। वन मोर। कक्षा में गणितीय दीवार का निर्माण करने से छात्रों को सहायता मिलती है। क्या सहायता मिलती है? गणित में कठिन अवधारणा को समझने में, कक्षा में अपनी स्थिति के बारे में जानने में, अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने में, या अन्य लोगों के साथ विचार और समस्याएं साझा करने में और अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करने में सबसे ज्यादा कहाँ उपयुक्त होती हैं चीजें, ये आपको बतानी है। तो गणित दीवार, मैथमेटिक वॉल, तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूं। मैथमेटिक वॉल इज नथिंग, मैथमेटिक वॉल में बना के दिखा देता हूं। ये एक ऐसा दीवार ले लो या बोर्ड ले लो, इस पर हम क्या करते हैं, एक टॉपिक चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज का टॉपिक रहेगा LCM HCF। तो एक एक बच्चा क्लास में से आएगा, अपना नाम लिखेगा और उस तथ्य के बारे में वो क्या जानता है उस पर लिख देगा। दूसरा बच्चा आएगा, वो भी लिख देगा इसके बारे में जो जानता है, तीसरा भी, और वो सबको दिखता रहेगा जितने बच्चे बैठे हैं। कंडीशन ये है कि जो बच्चा पहली बार लिखेगा, दूसरा बच्चा उसको रिपीट नहीं कर सकता। इससे क्या मिलता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बालक क्रिएटिव सोचते हैं, रचनात्मक करते हैं कि इसने ये लिख दिया, मुझे क्या नया लिखना है। तो उनकी रचनात्मक क्षमता बढ़ती है और दूसरे ने क्या लिखा उसको उनको याद भी हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो गणित दीवार का फायदा क्या है? अन्य लोगों के साथ विचार और समस्याओं को साझा करने के लिए और अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करने में आप गणित दीवार का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक समूह में काम कर रहे छात्रों का अवलोकन कर रहा है। उसका अवलोकन समूह में सहयोग और सहकार, प्रत्येक छात्र की एकाग्रता, रुचि, गतिविधि में एक एक छात्र भागीदारी पर केंद्रित है। इस गतिविधि के माध्यम से वह क्या करने का प्रयास कर रहा है? छात्रों का योगात्मक आकलन, छात्रों का रचनात्मक मूल्यांकन, समूह में काम करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देना, या जीवन कौशल में छात्रों को प्रशिक्षण देना। गुड इवनिंग दामिनी। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखो, क्योंकि वो अवलोकन कर रहा है बच्चों को, समूह में वो काम कर रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो समूह में काम कर रहे बच्चों को वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उनको प्रशिक्षण नहीं दे सकता, ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, तो प्रशिक्षण तो होगा नहीं। क्योंकि समूह में काम कर रहे बच्चों का अवलोकन कर रहा है, तो योगात्मक आकलन बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि अवलोकन करना योगात्मक आकलन का पार्ट नहीं है। क्योंकि जो ऐसे बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ऐसे समेटिव एग्जामिनेशन और FA फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन, तो जो ऐसे होते हैं वो सत्र के अंत में कराए जाते हैं, तो वो अवलोकन उसका पार्ट नहीं होता। जबकि रचनात्मक आकलन ड्यूरिंग दी सेशन कराया जाता है, जब सेशन आप पढ़ाते हैं, जब सेशन चलता है, उसमें जो काम किया जाता है वो क्या होता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसका सही जवाब होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन मिला है मुझे। क्वेश्चन नंबर 31।
निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित में समस्या हल करने की रणनीति नहीं है? Which one of the following is not a problem solving strategy in mathematics? ऋण अधिगम, परीक्षण और त्रुटि, रेखांकन या पीछे से हल करना। इनमें से कौन सा गणित में समस्या हल करने की रणनीति नहीं माना जाता है? और अभी मैंने बताया है कि आपका जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005, अभी तक तो वही चल रहा है। जो एनसीएफ है उसके अकॉर्डिंग रटंत अधिगम रटना मना है, रट के नहीं पढ़ना है, नहीं समझना है। आपको कैसे समझना है? आपको कंसेप्चुअली समझना है, कॉन्सेप्ट बेस स्टडी करना है। परीक्षण में त्रुटि तो पार्ट होते हैं कि कैसे पेपर दिए। रेखांकन मींस अंडरलाइन करना। अब ये पीछे से हल करना क्या है? सॉल्विंग बैकवर्ड। ये क्या होता है? ये इस तरह के प्रश्नों में यूज होता है। जैसे मैं लिखूं ना 1 + 1/1 + 1/2 ऐसे, प्लस 1/3 ऐसे, तो हम इनको बैक से सॉल्व करने शुरू कर देते हैं। तो जब इस तरह के सवाल मिलते हैं इनको बैक हैंड से सॉल्व किया जाता है, वो भी गणित का पार्ट है, स्ट्रेटजी है। लेकिन रणनीति अधिगम जो है वो स्ट्रेटजी रणनीति नहीं होती। बहुत बढ़िया। 31 का राइट ऑप्शन सी। 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या पढ़ें। 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर के पैमाने के साथ मानचित्र दिया गया है। यदि मानचित्र की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है तो किलोमीटर में दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी किलोमीटर में कितनी है? यह समस्या है। ये किस तरह की समस्या है? एक, समस्या हल करने का कौशल बढ़ाना है, प्रकृति में अंतः विषयी है, प्रकृति में अन्वेषणात्मक है, या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। इनमें से कौन सी समस्या है कि एक समस्या 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है और मानचित्र पर वो दिया गया है। यदि मानचित्र की दूरी 2.5 सेंटीमीटर हो तो किलोमीटर में दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होनी चाहिए? ये सवाल है। ये समस्या कैसी है? ये समस्या हल करने का कौशल बढ़ाना है, ये प्रकृति में अंतर विषयी है, प्रकृति में अन्वेषणात्मक है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, एक्सप्लोरेटरी नेचर, बेस्ड ऑन हाई लेवल थिंकिंग स्किल। तो यहां पर सब लोगों ने अपना अपना जवाब देने का कोशिश किया है और मैं आपको बता दूं ये जो जवाब है, ये जवाब आप लोगों का अधिकतर गलत है। जिन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर डी वो गलत जवाब है। अच्छा, जिन्होंने ए कहा है वो भी गलत जवाब है, और जो बोल रहे हैं ना सी, चलो उनका भी गलत जवाब है। तो सही क्या है? प्रकृति में अंतः विषयी समस्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं इसको, या इसको इंटर डिसिप्लिनरी बोलते हैं। इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि एक समस्या इंटरडिसिप्लिनरी कब मानी जाएगी? कि एक समस्या एक विषय जब दूसरे विषय के साथ जोड़कर समझाया जाता है तो ऐसी समस्याओं को अंतर विषयी समस्या कहा जाता है। जैसे कि यहां पर लिखा है, अगर हम मानचित्र की बात करेंगे, मानचित्र पर है तो ये समस्या ज्योग्राफी की है, भूगोल की है ना। लेकिन उसने कहा है कि दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी, यह गणित की समस्या है, तो गणित को ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट करके समझाया जा रहा है। तो जब गणित और ज्योग्राफी, मैथ्स और ज्योग्राफी, भूगोल और गणित एक साथ ले लिए, जब दो विषय एक साथ आ जाते हैं तो उस समस्या को अंतः विषय समस्या कहते हैं। हाँ, ये ईवीएस में भी ऐसे क्वेश्चन दिखी थी। हाँ बिल्कुल। ओके है। एक और, गणितीय शब्द संदर्भित करता है। मैथमेटिक टर्म्स रेफर्स टू कैलकुलेटर, रूलर, फीता, पैमाना, चांदा, दिक्सूचक आदि। भाषा, लिखित सामग्री, लिखित प्रतीकों को अपने उद्देश्य की स्थापना करने वाले सार्थक शब्दों, निर्देशों सहित सभी प्रकार की सामग्रियां। जियो बोर्ड और उडी मॉडल, धनात्मक क्षणें आदि जैसी भौतिक समग्र राशियां, सूत्रों और अवधारणाओं, ग्राफ पेपर, बिंदु युक्त चादरों आदि पर आधारित रेखाचित्र। इनमें से कौन सा है जो गणितीय शब्द को संदर्भित करता है? बिल्कुल सही कहा। इनमें से कौन सा शब्द है जो गणित को संदर्भित कर रहा है, मैथमेटिक्स को संदर्भित कर रहा है? हालांकि चारों ऑप्शन सही हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन आपको ये बताना है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा, विच वन इज द एप्रोप्रिएट। और आपने कहा सर ये तो हम जानते हैं, जब ऐसे उत्तर मिलते हैं ना तो हमसे कहा गया था कि सबसे बड़ा वाला लगा दो, और एकदम सही सुना है आपने। इसका आंसर यही होगा, दैट इज बी। क्योंकि भाषा, लिखित सामग्री, लिखित प्रतीक, उद्देश्यों की स्थापना करने वाले शब्द, सार्थक, निर्देश सहित सब प्रकार की सामग्रियां। तो ये जितनी भी सामग्रियां, कैलकुलेटर, रूलर, फीता, पैमाना, ये सब क्या है? ये मटेरियल है, टीएलएम है।
तो ये सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। जियो बोर्ड भी एक टीएलएम है, उड़ी मोड धनात्मक क्षण है, ये सब क्या है, ये सब सामग्रियां हैं जो इसमें कवर होगी। उसमें लिखित भाषा, सामग्री, लिखित प्रतीक, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही कहा आपने, जिन्होंने बी कहा है एकदम सही है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लेता हूं, ये रहा। बहुत सारी गणित जानने की तुलना में किस प्रकार गणितीयकरण करना है जानना अधिक उपयोगी है, यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है। ये चारों बहुत ऐसे सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जहां पर आपको चार चार मनोवैज्ञानिक या चार चार गणितज्ञों का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसने क्या किया। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। जब तक आपको नहीं पता लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या है बता देता हूं। देखो, अधिक गणित जानने की तुलना में आपको बहुत ज्यादा गणित आता है, आप सवाल बहुत ज्यादा हल करते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि मैथमेटाइज कैसे हुआ, यानी वो सवाल बना कैसे, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या था। तो गणितीयकरण करना सबसे ज्यादा उपयोगी है, और ये स्टेटमेंट दिया था डेविड व्हीलर ने, ठीक है ना। डेविड व्हीलर ने स्टेटमेंट दिया था। जॉर्ज पोलियो का सवाल अभी पीछे आया था एग्जाम में। जॉर्ज पोलियो के द्वारा क्या कहा गया था, गणित को निम्न स्तर यानी जो निम्न स्तर उद्देश्य हैं और उच्च स्तरीय उद्देश्य हैं, जो लो लेवल ऑब्जेक्टिव हैं और जो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव हैं, जॉर्ज पोलियो द्वारा उनको विभाजित किया गया था। तो गणित के निम्न स्तरीय उद्देश्य यानी शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, इन दोनों को डिफाइन किया था जॉर्ज पोलियो ने। याद रहेगा क्या किया था, गणित के लो लेवल एंड हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स को जो डिवाइड किया था वो जॉर्ज पोलियो के द्वारा किया गया है, ठीक है। वान हाइले ने क्या किया था, आप सभी जानते हैं, वान हाइले पर भी सवाल हर किसी पेपर में वान हाइले से सवाल निकल रहा है। तो वान हाइले ने क्या कहा था, वान हाइले ने ज्यामिति स्तर के चिंतन के बारे में बात की थी। ज्यामिति स्तर के चिंतन, जिसमें उन्होंने कहा था लेवल, ज्योमेट्री लेवल ऑफ थिंकिंग, 0 से 4 तक उन्होंने इसमें लेवल बताया, लेवल। और वाइगोत्स्की ने क्या किया था, समाज मिति का सिद्धांत, यानी जो सामाजिक अन्वेषण है, समाज में लोग रहते हैं, समाज में सीखते हैं, उसका सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। तो ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीप स्टडी अगर नहीं करोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगी पक्का। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, एक नहीं बहुत सारे प्रियंका, बहुत सारे बने हुए हैं। बहुत बढ़िया गणेश, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है, शिक्षक ने छात्र से पत्तियां इकट्ठा करने और समरूपता पैटर्न की पहचान करने के लिए कहा। यह कार्य शिक्षक का प्रयास दर्शाता है, एक, गणितीय अवधारणाओं के साथ वास्तविक जीवन को अनुभवों से संबंधित करने का, अंतर विशेष दृष्टिकोण से परिचय बढ़ाने का, छात्रों के बीच रचनात्मकता बढ़ाने का, और गणितीय विचार में सुधार लाने का। तो देखते हैं जवाब क्या है। कंडीशन सवाल आपके सामने, एक शिक्षक ने छात्रों से पत्ते इकट्ठा करने और समरूपता पैटर्न की पहचान करने के लिए कहा। यह कार्य शिक्षक का दर्शाता है, क्या दर्शाता है समझने की कोशिश करना। इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे। और आपने कहा ए ऑप्शन इसका होना चाहिए। बिल्कुल, देखो, क्योंकि बच्चा छात्रों से पत्ते इकट्ठा दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दैनिक जीवन से जोड़ने से पहले जरूरी है वो समस्या किस प्रकार की है जानना। तो ये समस्या कैसी है, अंतर विषयी दृष्टिकोण से परिचय कराने का। क्योंकि जो पत्तियां हैं, आप अगर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं तो पत्तियां ईवीएस के पार्ट में आती हैं, हालांकि पत्तियों का अध्ययन साइंस में किया जाता है, लेकिन हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ईवीएस का भाग है पत्तियां। किस तरह की पत्ती, इन पत्तियों को पढ़ाया जाता है ईवीएस में, और उन पत्तियों के आधार पर आप ढूंढ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी, है ना, आप कॉन्ग्रुएंसी लेवल ढूंढ रहे हैं, यानी आप ढूंढ रहे हैं कि कैसे इन पत्तों में ढूंढी जाए समरूपता, तो यानी गणित कर रहे हैं। तो ये समस्या किस तरह की होगी, तो बच्चों को अंतः विषय समस्या क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बताने के लिए, फेमिलियरिटी बनाने के लिए इस सवाल को बताया गया। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो अंतर विषय दृष्टिकोण से परिचय कराने का संबंध इस वाले सवाल से शिक्षक कराना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ें। एक और सवाल, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गतिविधि दी जाती है, 2 × 2 × 2 का एक घन प्राप्त करने के लिए कितने इकाई घनों की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को यह गतिविधि प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है।
कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, उनको गतिविधि दी जाती है 2x2x2 का एक घन प्राप्त करने के लिए कितने इकाई घनों की आवश्यकता होगी, तो विद्यार्थियों को यह गतिविधि प्रदान करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक, गणित में विद्यार्थियों की रुचि पैदा करना, विभिन्न आकारों को घनों की रचना करना, एक बड़े घन में सही सही आने वाले इकाई घनों की कुल संख्या का अनुमान लगाना, या गणितीय शब्दावली का विकास। इनमें से देखते हैं कौन सा होगा सही जवाब। लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। कमेंट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए, तेजी से बढ़ते रहो। और यहाँ पर जवाब मिल रहा है ओके, ऑप्शन नंबर बी सबसे ज्यादा दिया जाएगा, विभिन्न आकारों के घनों की रचना करना। ऐसा मुझे विश्वास है आपके ऊपर। लेकिन आपको बता दें कि जवाब जो लोग आप बी देने की कोशिश कर रहे हैं तो मत दीजिए, यह गलत जवाब है। इट्स नॉट द राइट आंसर। देखो आकार कैसे हो गया, दो ही तो आकार दिए हैं, 2 × 2 × 2 का घन प्राप्त करना है, यानी आपको एक ऐसा घन प्राप्त करना है जो ये है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दो दो है। उसने बोला इसमें कितने इकाई घनों की आवश्यकता होगी, तो यानी इसका वॉल्यूम, अगर इकाई की बात करेंगे इसका वॉल्यूम, तो कितने घन आएंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें 8 घन आ जाएंगे। तो यानी बड़े घन में सही 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 आने वाले इकाई घनों की संख्या का अनुमान लगाना एकदम सही जवाब है, कि उसमें एक उस बड़े वाले घन में कितने छोटे वाले घन आ सकते हैं। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए नहीं है, इट्स सी। दैट इज ज्यामिति का सवाल है, और इसका उद्देश्य है कि बालक ये जान पाए कि इस बड़ी आकृति में कितनी छोटी आकृति आ सकती है। तो राइट ऑप्शन सी है, इसी को समझने की कोशिश करें। और एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं लेता हूं और देखता हूं वन मोर क्वेश्चन। कोण विद्यार्थियों के लिए कठिन ज्यामितीय अवधारणाएं हो सकती है। कोणों की अवधारणाओं को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए निम्नलिखित विधियों का क्रम क्या होना चाहिए। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। निम्नलिखित गतिविधियों में क्या क्रम होना चाहिए ये आपको बताना है, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अच्छे से आंसर देने की कोशिश करेंगे। कोण विद्यार्थियों के लिए कठिन ज्यामितीय अवधारणाएं हो सकती हैं, तो अगर कोणों को आपको समझाना है तो विद्यार्थियों की सहायता कराने के लिए निम्न गतिविधियों का क्रम क्या होना चाहिए। कागज मोड़ना, जियो बोर्ड, बिंदु लगे कागज आदि के माध्यम से, न्यून एवं अधिक कोण की अवधारणा से परिचित करा करके, परिचित वस्तुओं में कोण को दर्शा करके, कोणों, सरल कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण की तुलना करने के लिए अनौपचारिक इकाइयों का प्रयोग करके। तो राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है? आपने कहा है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये बड़ा है जी, सबसे बड़ा यही है, तो इट में भी सही। ऐसा होता है कि सबसे बड़ा सर इसमें डी लिखा हुआ है तो यही होगा, ऐसा हम मान लेते, लेकिन ये सवाल सही नहीं है। ये प्रश्न जो है सही है, इसका उत्तर ये डी सही नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज सी। क्योंकि जब भी किसी वस्तु का परिचय आप कराते हैं, किसी भी चीज का परिचय कराने के लिए आप, एनसीएफ क्या कहता है, दैनिक जीवन की चीजों का सहायता। परिचित वस्तु में कोणों को दर्शाओ, मूर्त वस्तु में बताओ इसमें क्या क्या कोण है, देन यू कैन डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट ऑप्शन सी। एक और सवाल देखते हैं जवाब क्या मिलता है। जल्दी से पढ़िए और दीजिएगा मुझे जवाब, देखता हूं क्या आंसर है। माफ कीजिएगा। तो आगे बढ़ें और देखिए सवाल का मीनिंग क्या है। ओके, एक सवाल और था आपके सामने। रजत को योग का प्रश्न दिया जाता है, वह इसे इस प्रकार सॉल्व करता है, 67 + 42 45 = 22। इसका कारण क्या हो सकता है? रजत को संख्याओं के अर्थ समझ नहीं आए,
और इसलिए वह संख्याओं को सही सही नहीं जोड़ सकता। ऐसा लगता है कि राजत ने लापरवाही के कारण गलत प्रक्रिया को अपनाया, जोड़ के स्थान पर घटा दिया है, या रजत में बुद्धि का स्तर कम है, वह गणित नहीं सीख सकता। अभ्यास की कमी इस गलती का मुख्य कारण है, रजत को कठिन अभ्यास करना चाहिए। तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या होना चाहिए। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द टास्क, व्हाट विल बी द राइट आंसर। प्रश्न आपके सामने, देखिए समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जब इस तरह का सवाल बच्चा करता है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि बच्चे ने क्या किया है। देखो, उसको बोला 67 में 45 जोड़ो, तो 7 और 5 12, 6 और 4 10 और 11, 112 होना चाहिए था। बच्चे ने क्या काम कर दिया, बच्चे ने 67 में से 45 को जोड़ने उसने घटा दिया है शायद। देखो, 7 में से 5 गया 2, 6 में तो 22, यानी उसने जोड़ने के स्थान पर घटा दिया है। इसी को बोलते हैं गलत संक्रिया, गलत संक्रिया, गलत प्रक्रिया, इसी को बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऐसा लगता है कि लापरवाही के कारण गलत प्रक्रिया को अपनाया है। क्या कर दिया, जोड़ के स्थान पर उसने उसको घटा दिया। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर हो गया, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े जी, एक और सवाल लिया जाए, समझ में आ गया है, वेरी गुड। एक वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। लीला को भाग का एक प्रश्न हल करने के लिए कहा गया, उसने इसे इस प्रकार हल किया। ओ माय गॉड, मैं इसको सही लिख दूं, बिगड़ गया भैया। तो 60 में 6 का भाग किया, 6 कम 6 और 0, तो उत्तर बराबर 1। तो लीला भागफल में लिखना भूल गई, यह किस प्रकार की गलती है। दोषपूर्ण कलन, आधारभूत तथ्य की गलती, गलत प्रक्रिया, या लापरवाही। यानी उसने इस तरह से सवाल किया, यहां पर इसको ले आए नीचे, और यहां पर लीला जो है शून्य को लिखना भूल गई। भाई यहाँ शून्य होता ना ऐसे, लीला भागफल में 0 लिखना भूल गई, क्योंकि ना जाने का 0 लगाना था ना। भाई अगर जब ऐसे डिवाइड करते हो तो ना जाने का 0 लगाना पड़ता है ना, तो 10 बार जाना चाहिए था। उसने सीधा भाग कर दिया, 6 कम 6 पूरा कट गया, और ऊपर से 0 यहाँ लिख दिया। इसका उत्तर उसने 1 दे दिया, यानी उसने भागफल में 0 नहीं लगाया। तो क्या, कैसी गलती है, दोषपूर्ण कलन है, आधारभूत तथ्य की गलती है, गलत प्रक्रिया है, या लापरवाही है। तो आपने कहा हाँ देखो, आधारभूत तथ्य की गलती नहीं कह सकते, क्योंकि आधारभूत तथ्य की गलती का मतलब होता है कि उसको भाग करना नहीं आता। उसको आया, जब उसने 6 में 6 का भाग किया तो उसने एक बार दिया ना, तो भाग तो उसने सही स्टार्ट किया है, डिवाइड सही किया है। लेकिन उसने क्या काम किया, प्रोसेस ये कहता है कि जब यहां पर आप अंक उतार, तो यही तो प्रोसेस है, प्रक्रिया तो यही है कि जब यहां से आप 0 उतारते से नहीं जाता तो आपको ना जाने का 0 लगाना पड़ता है। तो ये तो प्रोसीजर तो यही है ना भाग करने का। अगर संख्या छोटी होती है उतारने के बाद, ऊपर से नीचे लाने के बाद उसको डिवाइड करता, तो वहां पर आपको 0 बढ़ाना पड़ता है। तो क्या है, तो ये है गलत प्रक्रिया, उसने गलत प्रक्रिया को अपना लिया है, दैट इज अ रॉन्ग प्रोसेस। क्योंकि काम सही है, लेकिन उसको 0 यहां पर भी लिखना चाहिए था, इसलिए राइट ऑप्शन है। लापरवाही तो हर जगह होगी, देखिए कोई भी क्वेश्चन बच्चा सॉल्व करता है तो लापरवाही उसको हर जगह मिलेगी। जैसे लापरवाही अगर लिखा है ना, तो लापरवाही का रीजन साथ में दिया होगा तो ही लापरवाही सही। जैसे कि आपने पीछे वाले प्रश्न में देखा था कि यहाँ पर लापरवाही तो है, लेकिन लापरवाही का रीजन भी दिया गया है, क्योंकि लापरवाही तो सभी है। बच्चा हासिल नहीं लेता है, बच्चा डिवाइड गलत कर देता है, बच्चा जोड़ गलत देता है, बच्चा प्लस की जगह माइनस कर देता है, उतार कर गलत लेता है, ये सब लापरवाही के तो रीजन है। ठीक है ना, तो लापरवाही के साथ उसका रीजन, ये सभी लापरवाही है। दोषपूर्ण कलन, आधारभूत प्रक्रिया, गलत, ये सब लापरवाही के तो अंदर आता है, लेकिन उस लापरवाही को डिफाइन करना पड़ेगा आपको। एक और, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी खरीदी गई सब्जियों और फलों के बिल तैयार करें और भिन्नात्मक मात्राओं 1/2, 1/4 किलोग्राम के लिए कीमतों की गणना करें। यह करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। लिखित कार्य, सर्वे, चर्चा या भूमिका निर्वहन। यानी ए टीचर वांट्स his students to buy vegetable and prepare fruit bills and calculate price of fractional quantities like 1/2 kg and 1/4 kg. The best way to do this would be written work, survey, discussion or role play, a role discharge. तो देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है आपकी तरफ से। उम्मीद करता हूँ जवाब अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 40 है, और ये मैंने आपको बताया हुआ भी है कि जब भी बालक क्या करता है, रे बिल बनाता है,
पैसे संबंधी कोई भी कैलकुलेशन करता है, ये मैंने आपको बताया ना कि जब भी बालक पैसे या उससे जुड़े संबंधित कोई भी कार्य करने की कोशिश करता है तो उसको पैसे संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है भूमिका निर्वहन, रोल प्ले। क्योंकि बोला ना विद्यार्थी खरीदी की सब्जियों के बिल तैयार करें, तो दैट इज रोल प्ले मेथड। ऑलवेज में रिमेंबर, जब भी पैसे से संबंधित कोई भी चीज बच्चे करने की कोशिश करता है तो उसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका आता है रोल प्ले मेथड। दैट इज द राइट आंसर। बढ़िया, एक और सवाल। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन में सीखना होता है। हालांकि वाइगॉत्स्की का भी यही हिसाब था। वाइगॉत्स्की साहब ने भी यही कहा था कि सामाजिक अनुदेशन में सीखता है बच्चा। और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए एक विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चॉक टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, कक्षों में बहुत सारे हस्त परिचालकों का प्रयोगशाला गतिविधि का प्रयोग करेगा, ये सामूहिक परियोजनाएं सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 41 पियाजे का इसलिए दिया गया है जिससे कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि वाइगॉत्स्की सब जानते हैं कि वाइगॉत्स्की ने सामाजिक अनुदेशन से सिद्धांत दिया है, लेकिन पियाजे ने भी उसमें विश्वास दिखाया था, तभी तो उन्होंने सारी अवस्थाओं को बताया था कि भाई कौन कौन सी अवस्थाएं कॉग्निटिव डोमेन की। उन्होंने भी कहा था बच्चा क्लास में रहकर सीखता है, तो इसलिए उनका विश्वास था, वाइगॉत्स्की में उसका विश्वास था। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या है? अगर मैं वाइगॉत्स्की लिख दूंगा तो आप एक बार में समझ जाएंगे सवाल का जवाब क्या है, क्योंकि वाइगॉत्स्की ने कहा था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और बच्चा सामूहिक परियोजना और यानी कलेक्टिव डिस्कशन मेथड और प्रोजेक्ट मेथड में काम करने की, ग्रुप प्रोजेक्ट मेथड में काम करके बहुत कुछ सीखता है। तो सही जवाब एकदम सही कहा आपने, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब है आपका। वन मोर। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षा विद्यार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। द एरिया ऑफ ए गिवन रेक्टेंगल एंड ए पैरेललोग्राम इज द सेम, but many students of class 4 replied that the area of parallelogram is greater than. How can the teacher help the students to understand that both have the same areas? That is कागज मोड़ने के प्रयोग से, फोल्डिंग पेपर मेथड, पैमाने के प्रयोग से यूजिंग स्केल, जियो बोर्ड के प्रयोग से यूजिंग जियो बोर्ड और यूजिंग ग्राफ पेपर। सब जानते हैं इस बात को, तो समझो। क्योंकि अगर बालक को आप बोलोगे कागज मोड़ने के प्रयोग से तो आयत और समांतर चतुर्भुज को मोड़ने के तरीके से आप नहीं सिखा पाओ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की शेप अलग होती है, आयत की शेप अलग होती है। पैमाने का प्रयोग करोगे फिर बच्चा कंफ्यूज होगा, क्योंकि आप बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हो तो पैमाने को जानता ही है। तो क्या करेंगे, हम बच्चे को एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल देंगे, वो भी ग्राफ पेपर पर, कैसे ऐसे। जैसे मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है तो सीधी लाइन तो नहीं होंगी, समझने की कोशिश करिएगा। टीचर ने ये वाला बना दिया ऐसे, एक ग्राफ पेपर ले लिया, ग्रिड पेपर ले लिया, उसने बोला देखो बच्चों में एक आपके सामने एक चित्र बनाता हूँ, बोले जी बनाओ। बोले ठीक है, ये मैं एक व्हाइट कलर का दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मैंने बनाया। तो बेटा ये जो है एक आयत है, कितने कितने खाने लिए? बोले 3 खाने ऐसे लिए, 3 ऐसे लिए और 2 ऐसे लिए, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपने कहा ओके बेटा मैं एक काम और कर लेता हूँ, अब बताना मुझे, मैं अभी भी 3 खाने को चूज कर रहा हूँ, ऐसे 3 खाने यहाँ से लिए और 3 खाने यहाँ से लिए। बोले ठीक है जी, बस मैंने यहाँ से मिला दिया 3 खानों की लंबाई। बोले हाँ जी। अब कितने वर्गों को कवर किया? बोले जी 1 2 3 4 आधा 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 6 हो गए जी। तो 6 ही आयत में और 6 ही समांतर चतुर्भुज में है। तो इस ग्राफ पेपर की हेल्प से आप इसको समझा सकते हैं। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन क्या है? हाँ, जियो बोर्ड में 2D आकृतियां होती हैं, बिल्कुल अंकिता। तो राइट ऑप्शन क्या है? ग्राफ पेपर के प्रयोग से, या फिर इसको ग्राफ पेपर, आलेख पेपर, इसको ग्रिड पेपर भी बोल देते हैं, ग्रिड पेपर भी सेम है। ओके, एक और सवाल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से, ये सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं भाई, इस तरह के प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, क्योंकि वो 4 ऑप्शन में चारों ही चेक करने पड़ते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकती है। दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है, या 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या। इनमें से कौन सा सवाल आपको लगता है सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द प्रोडक्ट ऑफ 3 odd numbers is an even number. Difference of an even number and an odd number can be an even number. The sum of two odd numbers
and an even number is an even number. The sum of the three odd numbers is an even number. तो देखते हैं 1 2 3 4 का जवाब क्या मिलता है आपकी तरफ से. लेट्स अंडरस्टैंड द टास्क. तो यहां पर क्या मिला, ए बी सी और डी. तो लेट्स सी 43 डी. देखो तीन विषम संख्याओं को मैंने कहा ओके तीन विषम संख्या लेता हूं मैं, 3 5 और 7. तो कितना होगा, आपने कहा 105. ऑड आ रहा है ये, तो वो कह रहा है इवन, तो ये तो गलत हो गया. दो सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकती है. दो संख्याओं सम संख्याओं का योग और एक विषम संख्या का अंतर. तो कैसे कर लोगे भी, आपने कहा 4 + 6 - 3. दोनों इवन थे, 6 और 4 10 में से 3 गए 7. तो ये भी ऑड नंबर आता है, ये भी गलत लिखा है. दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या. दो विषम संख्या क्या होगी, मैंने कहा 3 + 5, उनमें एक इवन नंबर और जोड़ दो. आपने कहा ओके 4 जोड़ देते हैं, तो कितना हो 12. ये एक इवन नंबर, ये बात सही लिखी है. और तीन विषम संख्याओं का योगफल कभी भी इवन नहीं होगा. अब देखो 3 + 5 + 7, मैंने 3 नंबर लिए, तो 7 5 12 और 3 15. तो ये ऑड नंबर होगा. तो क्या कॉन्सेप्ट है कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है. दो सम संख्याओं का होगा, यानी इवन नंबर अगर ऑड, इवन क्वांटिटी में ऑड नंबर तो हमेशा इवन नंबर रहेंगे. राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी. तो इन सवालों को अच्छे से समझते रहिएगा जी, क्योंकि ये सवाल आपको सफलता दिलाने के लिए काफी है. एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है. ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड पर भी सवाल हो जाए, क्योंकि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए. तो इनमें से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न, यानी ओपन एंडेड इसको बोलते हैं. फ्री एंडेड भी बोल देते हैं, ओपन एंडेड भी बोल देते हैं, खुला अंत भी बोल देते हैं, मुक्तोत्तर भी बोल देते हैं. इनके बहुत सारे नाम हैं. 2/7 से 7 ज्यादा क्या है. 25 71 19 9 8 17 85 को आरोही क्रम में लिखिए. कौन सा बड़ा है, 2/7 या 3/7. 2.7 से बड़ी कोई चार संख्याएं लिखो. तो देखो पहले आप ये समझ लो कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का मीनिंग क्या है. देखो जब ओपन एंडेड की बात करते हैं यानी खुलांत मुक्तंत, इसका मीनिंग क्या होता है. इसका मीनिंग होता है कि उस सवाल के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, एक से अधिक आंसर, और वो सारे आंसर सही होंगे, करेक्ट होंगे. एक से अधिक उत्तर होंगे, वो सारे सही होंगे. जबकि जो क्लोज एंडेड होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका एक फाइनल आंसर होता है, सिर्फ एक आंसर. जैसे मैंने कहा 8 में क्या जोड़ूं कि वो 17 हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आपने कहा 9, 9 के अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता. अब देखो 2/7 से 7 ज्यादा क्या है, तो इन 2/7 से 7 ज्यादा क्या है. तो अगर मैं 7 में से 2/7 घटा दूं तो आप आराम से दोगे 47/2. फिक्स्ड आंसर है. इनको अब आरोही क्रम में लगाओगे तो एक ही नंबर बनेगा, एक ही क्रम होगा, एक ही आंसर होगा. 2/7 और 3/7 में कौन सा बड़ा, आप कहेंगे 3/7 है ना, ये बड़ा है. लेकिन 2.7 से कोई चार संख्या लिखो जो बड़ी हो, तो बच्चा क्या लिख सकता है, 2.8 2.9 और 3 और 3.1. बच्चा लिख देगा जी 4 5 6 7. तो इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं ना. तो ऐसी संख्याएं जिनके बहुत सारे उत्तर हो और सारे ही सही हो, उन संख्याओं को ही आप ओपन एंडेड यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं. क्लियर है भैया, समझ में आ गई बात. बहुत बढ़िया साहब. एक और सवाल, प्राथमिक स्तर का एक बच्चा है जो संख्या संक्रियाएं चिन्हों सिक्कों और घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता. यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है. श्रवण स्मृति में, प्रक्रिया स्मृति में, दृश्य प्रकरण में या भाषा प्रकरण में. A child of primary grade is unable to distinguish between number, operations, symbols, coin and clock needles. These facts indicate that this child has problem in which of the following areas. हाँ अपने मन से लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है. तो श्रवण स्मृति, प्रक्रिया स्मृति, दृश्य प्रकरण या भाषा प्रकरण, ऑडिटरी मेमोरी, प्रोसेसिंग मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग या फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो यहां पर जवाब मुझे मिलेगा और देखेंगे क्या जवाब मिलेगा. लेट्स अंडरस्टैंड द टास्क. सी देखो बच्चा क्या कर रहा है, प्राथमिक कक्षा का बच्चा है जो संख्या संक्रियाओं चिन्हों सिक्कों में अंतर नहीं कर पाता. यानी वो देख दो सिक्कों को नहीं पहचान सकता छोटा बड़ा कौन सा है,
वो प्लस और गुणा में अंतर नहीं स्थापित कर पाता, वो ये समस्या में प्रॉब्लम करता है कि ये टाइम कितना है और ये टाइम कितना है, छोटी बड़ी सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। तो उसे प्रॉब्लम क्या है, सुनने की, देखने की, समझने की। तो उसे देखने की प्रॉब्लम है क्योंकि उसे दिखने में सब एक जैसा लगता है। तो ये क्या है, विजुअल प्रोसेसिंग में उसको प्रॉब्लम है। दृश्यात्मक क्षमता उसकी कमजोर है। एकदम सही जवाब ने दिया है, विजुअल प्रोसेसिंग करेक्ट आंसर है। एक और सवाल, कक्षा में गणित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण। जब क्लास में आप मैथमेटिक एक्टिविटी कराते हैं या फिर उनको चैलेंजिंग ज्योमेट्री पजल्स देते हैं, वो क्यों कराई जाती है, उनका क्या उद्देश्य है। एक, हाँ होगा 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 श्रोता, होगा पक्का होगा। वे गणित में कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता एवं दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वो प्रत्येक विद्यार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक शक्तियों को जागृत करते हैं। इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है। समझते हैं, तो सही बताना है कौन सा है। ओके, एक मिनट रुकना, ये यहां लिखा है आगे, मैं लिख देता हूं पूरा स्टेटमेंट। योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। एक्चुअली वो आगे चला गया इसका स्टेटमेंट। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, कौन सा महत्वपूर्ण है। सब लोग कह रहे हैं ए बी सी डी, सब लोगों के अपने अपने जवाब में, मैं पूरा लिख दिया, ऐसे नहीं कि ये सही होगा, मैंने पूरा लिख दिया है, देखो समझ। पहला सवाल, पहला ऑप्शन क्या है, वे कम सफल अभ्यर्थियों को, तो याद रखिएगा ज्यामितीय पहेलियां और ज्यामितीय खेल या मनोरंजनात्मक पहेलियां, गणितीय खेल, एनसीएफ के अकॉर्डिंग इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि बालक के अंदर रुचि उत्पन्न करना, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना, उनको दिलचस्प बनाना। हालांकि यहाँ रुचि उत्पन्न कर रहा है, लेकिन वो स्पेशली कम सफल बच्चों के लिए नहीं होता, वो सभी बच्चों के लिए होता है। कक्षा में अवेलेबल जितने भी बच्चे हैं उन सबको वो सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि कम सफल बच्चा लिखा है, जबकि पजल सभी के लिए होती है। दूसरा क्या था, वे विद्यार्थी उनकी गणित की कक्षा की एक रूपता और दैनिक चार्य, नहीं नहीं नहीं, उनका उद्देश्य बच्चों की एक रूपता दैनिक चार्य के होने का ऊब से बाहर लाना नहीं है। उसके लिए तो मास्टर की टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्ट्रेटेजी काम करती है, ठीक है ना। तो ये गलत है जिन्होंने दिया है, तो ये ऊब से बाहर लाने का इनका उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य बच्चे की रुचि पैदा करना है। प्रतिभाशाली, देखो ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित अवसर प्रदान करने का, ना 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 ना, क्योंकि पजल्स और गेम ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है वही अच्छा गेम खेलता है, ये जो पढ़ने में बिल्कुल बेकार है वो गेम नहीं खेल सकता। तो ये गलत स्टेटमेंट है। जबकि वो प्रत्येक विद्यार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक, यानी बच्चे जब पहेली को सुनता है तो उसकी स्थानिक ज्यामिति पहेलियां क्या है, मैंने बोला ज्यामिति में आकृतियां होती हैं, और आकृतियों किससे रिलेट करते हो आप, मैंने बोला है ना कि जब भी आकृतियों का जिक्र होता है तो स्थानिक समझ बढ़ जाती है। बताया था ना मैंने कि जब भी आकृतियों की जांच कर रहा है या आकृतियों को पढ़ने की कोशिश बच्चा करता है तो उसकी स्थानिक चिंतन बढ़ता है। और विश्लेषणात्मक क्यों, क्योंकि बहुत सारी गणितीय पहेलियां बिना एनालिसिस के नहीं होती। तो वो प्रत्येक विद्यार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, हाँ ऐसे करना था। वन मोर क्वेश्चन, ये यहाँ लिखा था इसका आधा स्टेटमेंट, इसको काट देना, तो मैंने पीछे लिख दिया है। कक्षा 2 के विद्यार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है। शामपट का तल, जियोबोर्ड, 3D सैलिड्स के नोट्स और क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 47, हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड इन द बेस्ट टूल ऑफ टू इंट्रोड्यूस क्लास सेकंड स्टूडेंट। याद रखना, जब भी ऐसा सवाल दिया जाए तो कक्षा को जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि विदाउट क्लास आप नहीं समझा सकते बच्चे को, क्योंकि हर क्लास पर उत्तर बदल जाता है, क्लास के आधार पर प्रश्न का उत्तर बदल जाता है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो विद्यार्थियों को सरल आकृति उसके लंब और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है। शामपट का तल, जियोबोर्ड, तो ए शामपट का तल। देखो शामपट का तल अगर हम बात करते हैं
तो श्यामपट्ट का तन यानी ब्लैक बोर्ड का जो फ्लोर है वो सिर्फ बच्चों को आयत आकृति को एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि अधिकतर जो बोर्ड होते हैं 6x4 के, 6x2 के, 3x2 के ऐसे होते हैं। अब मैक्सिमम के वर्क करा सकता है, लेकिन उसको ज्यामिति आकृति दो ही नहीं पढ़नी है। जबकि जियो बोर्ड का जब यूज करते हो दैट इज द टूल। जियो बोर्ड से आप समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, सम चतुर्भुज यानी स्क्वायर, वर्ग, इन सब की त्रिभुज, इन सभी आकृतियों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसके किनारों का परिचय दिया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन है जियो बोर्ड। ये 3D सैलिड्स के नोट्स क्या है, क्योंकि कक्षा 2 का बच्चा है तो 3D तो यहाँ पर फिगर आएंगे नहीं, क्योंकि कक्षा 2 के बच्चे को 3D फिगर्स के बारे में नहीं पता होता है। और क्यूब जो है क्यूब भी 3D में आता, तो उसको भी आप नहीं लगा सकते। राइट ऑप्शन था जियो बोर्ड। क्लियर है? तो जियो बोर्ड इज द राइट आंसर। बिल्कुल। एक और, नीतू कक्षा 4 की छात्रा है, वह गणित के प्रश्न हल करते समय इस प्रकार की त्रुटियां करती हैं। 12 और 19 का अंतर निकालने के लिए 12 माइनस 19 बराबर माइनस का 7, उसके इस प्रकार हल किए गए उत्तर से स्पष्ट होता है कि क्या उसे घटाव की क्रिया नहीं आती है, उसके द्वारा हल किया गया प्रश्न सही नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न उसकी पाठ्य पुस्तक से नहीं है, उसे घटाना तो आता है परंतु ये वो क्या रहा आगे, परंतु परंतु बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने का बोध नहीं है। ये नीचे वाले कैसे कट के आगे पहुंच गए? ये पूरा स्टेटमेंट है, सही करूंगा भाई। उसे घटाना तो आता परंतु उसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या कैसे घटाना का बोध नहीं है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो इनमें से क्या है आपका ऑप्शन? तो बी ऑप्शन मुझे मिल रहा है। 48 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। इनमें से आप कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? उसे घटाव की क्रिया नहीं आती है, उसके द्वारा हल किया गया प्रश्न सही है, इस प्रकार के प्रश्न उसके पाठ्यक्रम में नहीं है, उसे घटाना तो आता है परंतु बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने का उसको बोध नहीं है। समझ लो, उसने बोला है 12 और 19 का अंतर। तो याद रखने का, जब भी डिफरेंस आता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर मैं ये लिखूं 12 माइनस 19 बराबर माइनस 7, दैट इज फाइन, ओके, एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं 12 और 19 का अंतर कितना है, तो हमेशा आपको 19 से 12 को कम करना पड़ता है, याद है ना? डिफरेंस निकालते समय बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना होता है और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है। राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर डी। उसे घटाना तो घटाता उसने, सही है ना? देखो 12 में से 19 घटाया, माइनस का 7 लेकर घटाया, सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अंतर निकालते समय बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है, उसको इस चीज का बोध नहीं था, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। एक और सवाल, ये देखो, ये एक एक लाइन आगे आ रही है, इसको हटाऊंगा। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जानने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रकार प्रश्न द्वारा निम्नलिखित में से किस मूल्य को ढा रहा है? अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, पुस्तकों की अच्छे से देखभाल करना, यह सहयोग की संवेदनशीलता यानी सेंसिटिव ऑफ कोऑपरेशन। देखता हूं जवाब क्या मिलता है आपका। लेट्स सी क्या होगा जवाब। सहयोग की संवेदनशीलता, अन्य की सहायता करना, अन्यों के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, या पुस्तकों की अच्छी तरह से देखभाल करना। तो यहाँ पर सहयोग की संवेदनशीलता मुझे जवाब मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 है और आपका जवाब कुछ इस तरह से आया है, डी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर कोऑपरेशन की कहीं भी बात नहीं हो रही है। कहीं बात हो रही कोऑपरेशन की? नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपके रूम में आऊं और मैं बोलूं मैं तुम्हें 50 बुक देके गया था, 100 बुक कंडम हुई पड़ी, खराब पड़ी, दीमक लग गई, 20 पुस्तकों को पता नहीं किसको तुमने दे दी है, यहाँ कुछ अलमारी में पड़ी है, इससे क्या सेंस निकलता? अगर आपके पापा आपके रूम में आते हैं और आपको बोलते हैं यार ये किताब देख जो मैं लाके दी थी, तो इससे क्या होता है? इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? उनका इनडायरेक्ट वे में क्या सेंस है आपसे कहने का? किस इथिक्स को पढ़ाना चाहते हैं? कि आप अपनी किताबों की अच्छी तरह से देखभाल करो। तो ये पुस्तकों की अच्छी देखभाल करने का इथिक्स बताता है कि मैं इतनी सारी बुक थी, 100 नष्ट हो गई हैं, 20 वहां पड़ी हैं, 29 का पता नहीं है। तो मतलब क्या है? आप अपनी चीजों को अच्छी तरह से देखभाल, अपनी किताबों को अच्छी तरह से देखरेख करो। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अन्य की सहायता, सहायता कहां कर रहे हो? किसी को सहायता थोड़ी कर रहे हैं। राइट ऑप्शन था। आप बिल्कुल जनरल लाइफ में एग्जाम्पल लिया करो, आपके सारे सवाल एकदम करेक्ट हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 50, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? इनमें से कौन सा जिसका प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं माना जाता है? प्रतिरूप यानी पैटर्न, कोण, सममिति या चौपड़। इनमें से प्राथमिक स्तर पर किसका संबंध नहीं माना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ शेप्स हैज नो रिलेशन विद प्राइमरी लेवल? इस पैटर्न, एंगल, सिमेट्री और चौपड़। चौपड़ को टेसिलेशन भी बोलते हैं। जी, तो ऑप्शन मिल रहा है बी। क्या बात है, आप तो बड़े धुआंधार खिलाड़ी हो गए। एकदम सही जवाब आपने दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्योंकि प्राइमरी लेवल पर कोण संबंधी पहलू जो है, कोणों का कोई चैप्टर नहीं है। जबकि सममिति, सम्मिति, बच्चा बचपन से ही सम्मिति सीखता है, जो तितली को दो भाग में तोड़ता है। इन चीजों को बच्चा सीखता है। चौपड़ को बोलते हैं ऐसी आकृति, चौकोर आकृति, जिनको चौपड़ बोलते हैं, जिनको टेसिलेशन कहते हैं। टाइल्स नुमा आकृति, जिनको आप टाइल्स समझ सकते हैं। नाम अलग दे दिए जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। और पैटर्न तो बच्चा पढ़ता ही है, प्राइमरी में पैटर्न तो सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। हाँ, टाइल्स, टाइल्स जानते हो ना, टाइल्स इज चौपड़, टेसिलेशन बोलते हैं उसको। तो राइट ऑप्शन था, कोण जो है वो प्राथमिक स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। तो ये 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, क्लास समझ में आई है, तो विदाउट एनी डिले क्लास को भाई लाइक वाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको लगातार इस तरह के वीडियोस मैं लगातार देता रहूं और आपके साथ रूबरू होता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो क्लास तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।